Hello student, in previous class, in previous lecture we have completed design of coupling. Here we are discussing about the design of Asperger. So for designing of Asperger, we have assumed some consideration for the gear drive, for the Asperger drive. Okay. तो गियर ड्राइव को डिजाइन करने से पहले सब हम कंसिडरेशन लेंगे और कुछ कंसिडरेशन में क्या होगा कि डिजाइन से पहले हमको कुछ न कुछ डाटा गिवन होना चाहिए, यानी जो भी डाटा गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे. तो विच डाटा हैव टू बी गिवन फॉर डिजाइनिंग पर्पस ऑफ Asperger. First one is the power to be transmitted. कितना पावर ट्रांसमिट करना होना है, कितना पावर ट्रांसमिट होना है, उसको आपको क्या होना चाहिए, गिवन होना चाहिए. दूसरा, स्पीड ऑफ द ड्राइविंग गियर, यानी दो गियर होगा, एक ड्राइवर होगा, एक ड्रिवन होगा. तो ड्राइविंग गियर का स्पीड यानी कितना है, ये भी हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए. द स्पीड ऑफ द ड्रिवन गियर या वेलोसिटी रेशियो आल्सो आर गिवन. ओके. अगर दूसरा क्या होता है, ड्रिवन गियर का अगर स्पीड गिवन होना चाहिए, इसका ड्रिवन गियर का जो उसके जो फॉलो कर रहा है ड्राइवर को, जो ड्राइवर को फॉलो कर रहा है, जो ड्राइवर के चलते जो गियर रोटेट कर रहा है, उसका क्या स्पीड होना चाहिए. अगर स्पीड ना दिया हो तो वेलोसिटी रेशियो इसको देना चाहिए. ओके. वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ड्रिवन गियर बाय में स्पीड ऑफ ड्राइवर गियर. ओके. तो ये होता है आपका फोर्थ वन दोनों गियर के बीच का जो सेंटर डिस्टेंस है उसको भी हमको क्या होना चाहिए, मालूम, यानी गिवन होना चाहिए. ओके. तब यानी ये जो चार टर्म है, चार जो डाटा है, ये जब तक ये गिवन नहीं रहेगा तब तक हम कोई भी एस्परगर को एस्परगर डिजाइन नहीं कर सकते. क्या होना चाहिए, कितना पावर ट्रांसमिट होना है, ए स्पीड ड्राइवर का, ओके, स्पीड ड्रिवन का, या अगर स्पीड ड्रिवन का नहीं दिया हो तो वेलोसिटी रेशियो देना चाहिए. ओके. अगर वेलोसिटी रेशियो दिया रहेगा तब पर भी हम क्या करेंगे, ड्रिवन का स्पीड हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे. और चौथा है सेंटर डिस्टेंस. ओके. यानी दो गियर के सेंटर के बीच का दूरी हमें क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, यानी गिवन होना चाहिए, तभी हम क्या करते हैं, डिजाइन कर सकते हैं. ओके. The following requirement must be met in the design of the gear drive. ओके. कुछ है रिक्वायरमेंट है जो हमें फुलफिल होना चाहिए फॉर डिजाइन ऑफ गियर ड्राइव. तो क्या होना चाहिए, द गियर टीथ शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ सो दैट विल नॉट फेल अंडर द स्टैटिक लोडिंग या डायनेमिक लोडिंग ड्यूरिंग द नॉर्मल रनिंग कंडीशन. यानी जो गियर होना चाहिए, गियर का जो टीथ होना चाहिए, जो वो क्या होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. स्ट्रेंथ उसका क्या होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, जिससे कि अगर वो स्टैटिक पोजीशन में हो, स्टैटिक लोडिंग कंडीशन में हो, डायनेमिक लोडिंग कंडीशन. स्टैटिक लोडिंग कंडीशन यानी जो अब रुका हुआ, ओके, स्टैटिक पोजीशन में हो. ओके. और डायनेमिक अगर मूविंग कंडीशन में हो तो उस समय जो उस पर लोड आ रहा है वो उसको बोलते हैं डायनेमिक लोडिंग. ओके. तो दोनों कंडीशन में, यानी दोनों ड्यूरिंग अगर नॉर्मल कंडीशन है और ऑपरेट हो रहा है, डायनेमिक में क्या होगा, रनिंग में होगा तभी क्या होगा, डायनेमिक लोडिंग आएगा. ओके. स्टैटिक में क्या होगा, जब रुका रहेगा तब. यानी जो टीथ का जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो क्या सफिशिएंट होना चाहिए, जिससे कि वो फेल ना हो. ओके. ड्यूरिंग द रनिंग कंडीशन. ओके. दूसरा क्या होना चाहिए, गियर टीथ शुड बी wear should have wear characteristics so that their life is satisfactory. यानी जो वहाँ जो टीथ है, टीथ का जो सरफेस का मटेरियल है,
वियर आउट ना हो, ओके। यानी वियर रेजिस्टिंग होना चाहिए मटेरियल, ओके, जिससे कि जब जितना ही वियर रेजिस्टिंग मटेरियल होगा, करेक्टरिस्टिक उसका होगा जितना ही अधिक वियरिंग का, वियर रेजिस्टिंग का, उसका लाइफ उतना ही अधिक होगा उस गियर का, ओके। थर्ड है आपका द यूज ऑफ स्पेस एंड मटेरियल शुड बी इकोनॉमिकल, ओके। जो यानी मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी हम एज ए इंजीनियर हमें चाहिए कि जो भी हम बनाएं वो इकोनॉमिकल हो, ओके। यानी लो अमाउंट में अगर हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को यूज करके अगर हम कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं तो हमारे लिए इकोनॉमिकली अच्छा होगा, ओके। डी है द अलाइनमेंट ऑफ द गियर एंड डिफ्लेक्शन ऑफ शाफ्ट मस्ट बी कंसिडर्ड बिकॉज दे इफेक्ट ऑन परफॉर्म ऑफ द गियर, ओके। तो जब गियर मेशिंग होगा तो उसका अलाइनमेंट जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए। और अलाइनमेंट अगर सही नहीं होगा तो एक कंडीशन हो जाता है, इंटरफेरेंस क्रिएट होने लगेगा, इंटरफेरेंस क्रिएट होगा, साथ ही साथ अंडरकट होने लगेगा, अंडरकट कंडीशन आ जाएगी गियर में, तो गियर का लाइफ क्या होगा, कम हो जाएगा। और जो हाइट होगा टीथ का, वो उसको हाइट को हम सफिशिएंट रखेंगे, मतलब इनसफिशिएंट नहीं रखेंगे। इनसफिशिएंट अधिक मतलब अधिक रख लिए तो क्या होगा, उसमें डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगर रनिंग होगा, रनिंग कंडीशन में ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू सेंटर ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके सॉरी, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा उसके टीथ में। तो ये क्या होगा, वैसा गियर होना चाहिए, यानी जो डिफ्लेक्शन हो गियर में, गियर टीथ में, उसको क्या कोई रजिस्ट करे, वैसा गियर होना चाहिए। अलाइनमेंट भी उसका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, जिससे कि अंडरकट और इंटरफेरेंस क्रिएट ना हो, ओके। द लुब्रिकेशन ऑफ गियर मस्ट बी सेटिस्फैक्टरी, लुब्रिकेशन गियर के बीच अच्छे से होना चाहिए, ओके। ये हुआ आपका कंसिडरेशन, ओके, डिजाइन कंसिडरेशन, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ये है डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ द स्पक गियर, ओके। स्पक गियर भी आप इसको ड्राइव भी आप कर सकते हैं। सेकेंड वन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है आपका लेविस इक्वेशन। लेविस इक्वेशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू लेविस इक्वेशन, जब दो टीथ एक दूसरे से मीट करते हैं, ओके, मीटिंग पॉइंट जो एक दूसरे से मिस होंगे, तो जो टीथ एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, तो जो कांटेक्ट होगा टीथ का कांटेक्ट, ओके, उस टीथ के दोनों टीथ के कांटेक्ट पॉइंट के नॉर्मल अगर हम लाइन खींचे, तो नॉर्मल जो रिएक्शन लाइन कहलाता है, नॉर्मल रिएक्शन लाइन उसको बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन लाइन बोलते हैं, या आपका प्रेशर लाइन बोलते हैं, या उसको बोलते हैं नॉर्मल लोड या नॉर्मल लोडिंग लाइन, ओके। यानी नॉर्मल रिएक्शन लाइन, नॉर्मल या प्रेशर लाइन, या उसको हम बोलते हैं नॉर्मल लोडिंग लाइन, ओके। तो दो टीथ है, ओके, दो टीथ जब तक कि अच्छे से मीट नहीं होगा एक दूसरे पे, अच्छे से मीट नहीं होगा, तो जब तक मीट नहीं होगा तब तक क्या होगा, वो एक लोड मतलब एक गियर दूसरे गियर पर अपना लोड को ट्रांसमिट नहीं कर सकता है, ओके। तो लोड पर ट्रांसमिट होने के लिए दो गियर को, यानी ड्राइवर गियर को और ड्रिवन गियर को एक दूसरे पे मीट होना पड़ेगा ही, ओके। यानी दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में एक पॉइंट पे आएंगे, वो कांटेक्ट पॉइंट क्या कहलाता है, अगर उस कांटेक्ट पॉइंट से होकर अगर हम एक सर्किल खींचे तो उस सर्किल को हम बोलते हैं पिच सर्कल, ओके। यानी दोनों अगर पॉइंट से, ओके, तो पिच सर्कल, ओके, तो वो पॉइंट जो नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट, जो नॉर्मल रिएक्शन लाइन है, वो हमेशा पिच सर्कल यानी पिच पॉइंट से होकर जाएगा। यानी दो गियर जो मीटिंग गियर है, दो मेशिंग गियर के पिच पॉइंट से होकर क्या करेगा, पास करता है, ओके। कौन कौन जो नॉर्मल रिएक्शन लाइन है, या नॉर्मल लोडिंग लाइन है, या नॉर्मल प्रेशर लाइन उसको बोलते हैं, ओके, प्रेशर लाइन, तीनों एक ही नाम है। तो ये हमेशा पास करेगा उसके पिच पॉइंट से, ओके। और ये टेंजेंट होगा दोनों
जो दोनों गियर के बेस के क्या होंगे, टेंजेंट होंगे। अगर आप एक्चुअल रनिंग कंडीशन में अगर गियर में कुछ भी अंडर कटिंग नहीं होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, अगर रनिंग करे इन रेगुलर वे में, ओके, इन अगर वो रनिंग करे एक अच्छे वे में, ओके, गुड वे में, तो दोनों गियर को क्या होना चाहिए, दोनों गियर का जो प्रेशर लाइन होगा या नॉर्मल रिएक्शन लाइन होगा, वो होगा आपका दोनों जो गियर के बेस सर्कल है उस पर क्या होंगे, दोनों टेंजेंट होंगे, ओके, दोनों टेंजेंशियल होंगे। तो अब देखें तो ये एक्चुअली लिविस साहब ने बोला, लिविस इक्वेशन, लिविस ने जो साइंटिस्ट है उसने बोला कि जो आपका टीथ है, जो टीथ है यानी जो स्पर गियर का जो टीथ है वो एक्ट एज ए करेगा कैंटिलीवर टाइप, कैंटिलीवर बीम टाइप, जिसमें जो टीथ है, टीथ होगा, टीथ एज ए होगा आपका कैंटिलीवर बीम टाइप, और उस पर फोर्स कौन आ रहा है, नॉर्मल लोड, यानी जो प्रेशर लाइन के थ्रू जो लोड ट्रांसमिट हो रहा है, प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है, उसके चलते जो लोड आ रहा है उसी को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन लाइन या प्रेशर लाइन, या प्रेशर लाइन के थ्रू जो लोड ट्रांसमिट होगा उसको बोलते हैं नॉर्मल लोड, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है आपका ये वाला जो लाइन है WN, ओके, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लोडिंग लाइन, ओके, और नॉर्मल रिएक्शन लाइन और नॉर्मल लोड है आपका, इसी लाइन को हम बोलते हैं प्रेशर लाइन भी बोलते हैं, ओके। और यही लाइन दोनों सर्कल, दोनों जो गियर होगा उसके बेस सर्कल पे क्या होंगे, टेंजेंट होंगे, ओके। तो लिविस ने बोला कि हमारा जो टीथ है वो एज ए एक्ट करेगा कैंटिलीवर बीम। तो आप लोगों ने कैंटिलीवर बीम का नाम सुना होगा, ओके। तो कैंटिलीवर बीम पे क्या एक लोड ट्रांसमिट हो रहा है, और ये जो एंगल बनाएगा इसके टेंजेंट से, जब एंगल बनाएगा यानी इसके जस्ट अगर ऐसे करेंगे, ये नॉर्मल एक्शन लाइन हुआ, और ऐसे अगर हम खींचेंगे तो यहाँ पर जो एंगल बना, देखिए दोनों के बीच में जो एंगल बना, ये एंगल इसको बोलते हैं फाई से डिनोट करते हैं, और फाई इजकल टू होता है, इसको बोलते हैं प्रेशर एंगल, ओके, इसको बोलते हैं प्रेशर एंगल। तो प्रेशर एंगल क्या होगा, यानी कुछ ना कुछ जितना ए होगा उतना ही यहाँ पर भी हमारा होगा, ये भी क्या होगा, हमारा फाई होगा, ओके। तो दोनों फाई होगा एंगल, तो जो फाई एंगल होगा तो फाई इसको बोलते हैं प्रेशर एंगल, ओके। अब देखें तो यहाँ पर तो एक कैंटिलीवर बीम हुआ, तो ये लोड निकल रहा है, इस एंगल कितना है उसके बीच टेंजेंट, और इसके बीच एंगल कितना है आपका, ये एंगल है आपका फाई, एंगल है क्या आपका फाई। तो फाई एंगल है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपका इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, एक होगा टेंजेंशियल होगा। देखिए तो ए हो, इसके दो कंपोनेंट हुए, एक परपेंडिकुलर में, एक इसके इस साइड में, ओके। क्योंकि ये आपका लोड है तो इसके दो कंपोनेंट इंक्लाइन लोड है, अगर थीटा फाई है तो हो जाएगा WN, सॉरी ये होगा आपका, इसको बोलेंगे हम ये होगा आपका WN साइन फाई, ये होगा WN कॉस फाई, ओके, ये दोनों होंगे। और वही WN साइन फाई को हम रेडियल, इसको हम बोलते हैं रेडियल लोड, ओके, ये रेडियल लोड है आपका, और WN कॉस फाई जो है आपका टेंजेंशियल लोड है, ओके। तो ये है हमारा कैंटिलीवर बीम, इस पे लोड क्या पड़ रहा है हमारा, क्योंकि रेडियल लोड से हमको उस पर कुछ इफेक्ट नहीं आएगा कैंटिलीवर बीम पे, यानी कैंटिलीवर बीम है इसका जस्ट इसके रेडियली अगर ये जा रहा है तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, किसमें, इस बीम में। लिविस साहब ने बोला कि इसके जो टीथ होगा, टीथ में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा, ओके, इस टेंजेंशियल लोड के कारण।
और उसी टेंजेंशियल लोड के कारण जो डिफ्लेक्शन होगा उसी को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करता है। उसके चलते जो भी उसको हम कंसीडर करते हैं फॉर क्या कराता है, डिजाइनिंग पर्पज से। यानी जो उसके टीथ में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ड्यू टू टेंजेंशियल लोड, देख लीजिए डब्ल्यू टी जो है आपका टेंजेंशियल लोड है, डब्ल्यू आर जो है रेडियल फोर्स है जो आपका रेडियली लगेगा। ओके, रेडियली लगेगा, डब्ल्यू टी है टेंजेंशियल है, यानी डब्ल्यू इनके दो कंपोनेंट हुए, एक रेडियल होगा एक टेंजेंशियल होगा। तो टेंजेंशियल लोड क्या करेगा, उसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा ये बीम में, यानी ये आपका टीथ में। टीथ क्या है, आज ये आपका एक कैंटिलीवर बीम है। ओके, तो और उसका विड्थ कितना है, बी है, हाइट कितना है, एच है। ओके, तो डब्ल्यू टी के चलते यानी टेंजेंशियल लोड के चलते इसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो हम डिजाइन करेंगे, अगर गियर का अगर हम डिजाइन करेंगे, ठीक है, स्ट्रेंथ को अगर हम डिजाइन करेंगे, गियर बीम का स्ट्रेंथ का अगर हम डिजाइन करेंगे, तो हमको इसमें कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है ड्यू टू टेंजेंशियल लोड, उसको भी क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। इन किसने बोला, लिविस साहब ने बोला। ओके, लिविस जो साइंटिस्ट था उसने बोला, जो अपना थ्योरी दिया। तो हम जानते हैं अगर एक कैंटिलीवर है, इस पर टेंजेंशियल लोड डब्ल्यू टी पड़ रहा है, डब्ल्यू टी, तो इसके चलते इसमें डिफ्लेक्शन होगा। आप जानते हैं हम अकॉर्डिंग टू डिफ्लेक्शन इन बीम। ओके, डिफ्लेक्शन इन आप जानते हैं बेंडिंग इक्वेशन में, बेंडिंग इक्वेशन आप जानते हैं क्या होता है, सिग्मा एम बाई आई बराबर सिग्मा बाई वाई। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम आपने पढ़ा होगा। ओके, तो उसमें जो इक्वेशन होता है आता है आपका सिग्मा एम बाई आई, बेंडिंग इक्वेशन, सिग्मा एम बाई आई बराबर सिग्मा बाई में वाई इजकल टू होता है ई बाई आर। तो उसका फर्स्ट हम दो लिए हैं, तो सिग्मा डब्ल्यू इजकल टू सिग्मा डब्ल्यू है आपका, यहाँ पर देख रहे हैं इसमें शेयर है। ओके, जो सॉरी शेयर बोलेंगे, जो नॉर्मल स्ट्रेस है। ओके, जो नॉर्मल स्ट्रेस इसमें डेवलप हो रहा है वो है आपका डब्ल्यू एन ड्यू टू द टेंजेंशियल लोड। ओके, टेंजेंशियल लोड के कारण जो इसमें नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको बोलते हैं सिग्मा बी है, यानी बेंडिंग स्ट्रेस हुआ है किसमें, टीथ में। ओके, टीथ में। तो सिग्मा बी, तो एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू बाई में वाई। ओके, और हम जानते हैं तो सिग्मा डब्ल्यू इक्वल टू है एम वाई बाई में आई, जहाँ एम क्या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द क्रिटिकल सेक्शन कितना होगा, ये बेंडिंग मोमेंट होता है। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर डब्ल्यू टी हमारा फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका एच, जो इसका हाइट है किसका, टीथ का। ओके, टीथ का एच, तो डब्ल्यू टी इंटू एच हो गया आपका इसका मोमेंट। ओके, बेंडिंग मोमेंट। डब्ल्यू टी है टेंजेंशियल लोड एक्टिंग ऑन द टीथ, एच है हाइट ऑफ टीथ है, और टी जो है आपका, टी है आपका क्या, थिकनेस ऑफ द टीथ है। ओके, वाई जो होगा यहाँ पर आप जानते हैं, पढ़े होंगे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में, आप लोगों ने डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में पढ़ा होगा। ओके, या बेंडिंग मोमेंट में भी पढ़ा होगा, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में भी पढ़ा होगा। वाई जो होता है जो भी एक्सिस होगा। ओके, देखिए यहाँ पर दो होगा, तो यहाँ पर जो नॉर्मल एक्सिस है, ये देखिए डब्ल्यू आर वाला जो लाइन, जो परपेंडिकुलर लाइन है, वहाँ से क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन लाइन है आपका, बेंडिंग में अगर होगा तो ये हुआ आपका जो न्यूट्रल लाइन होता है। ओके, तो इस न्यूट्रल लाइन से क्या होगा, हाफ पे होगा, यानी टी बाई टू, वाई का वैल्यू हो जाएगा टी बाई टू। ओके, और जो परपेंडिकुलर लाइन है जो डब्ल्यू आर के एलोंग ज़्यादा, एलोंग डब्ल्यू आर का जो रिएक्शन लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन है, डब्ल्यू आर का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो आपको देगा, क्या करता है उसको, नॉर्मल रिएक्शन, यानी आपका न्यूट्रल एक्सिस देगा। न्यूट्रल एक्सिस से जो इसका सरफेस है कितना होगा, आउटर सरफेस दोनों तरफ, तो होगा वाई का वैल्यू हो जाएगा टी बाई टू। ओके, यानी जो होगा वैल्यू हम दिखा देते हैं आपको, ये होगा आपका यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये होगा आपका ये होगा आपका वाई का वैल्यू। ओके, वाई का वैल्यू, और वहीं और जो एक्सिस नॉर्मल रिएक्शन न्यूट्रल जो एक्सिस होगा, तो न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो होगा आपका
यह ये वाला जो लाइन होगा, ये वाला जो लाइन आया, लाइन ऑफ एक्शन जो है, ये वाला आप देख सकते हैं। ये वाला जो लाइन है, ये वाला सीधा वाला जो लाइन है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है वो डब्ल्यू आर का। और यही आपको क्या देगा, न्यूट्रल एक्सिस देगा। ओके, तो न्यूट्रल एक्सिस से वाई का वैल्यू कितना हो जाता है, t/2 होगा। ओके, वाई का वैल्यू आ गया। अब देखिए आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर देखिए वाई आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो आई इजकल टू होगा, आप जानते हैं रेक्टेंगुलर हम मानेंगे जो हमारा शेप है, जो टीथ है, टीथ का जो क्रॉस सेक्शनल शेप है वो है आपका रेक्टेंगुलर। एज आई जूम करके हम चलेंगे रेक्टेंगुलर टाइप। ओके, तो रेक्टेंगुलर टाइप है, तो इसका और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सॉरी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आपका b/t³/12। ओके, क्योंकि हम जानते हैं रेक्टेंगुलर शेप है, तो रेक्टेंगुलर शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया b/12 होता है। तो उसी तरह रेक्टेंगुलर है, तो इसमें b देखिए इसका विड्थ है। ओके, b विड्थ है, ऊपर वाला विड्थ है, और थिकनेस क्या है इसका, h है, a। तो इसका सरफेस का इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा b/t³/12। ओके, सब अगर पुट करेंगे टोटल ऑल द वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी कैन गेट W t इजकल टू सिग्मा WB t² 6h। और यहाँ पर जो t होगा, t और h क्या है, हमका वेरिएबल होगा। t और h क्या होगा, हर एक टीथ के साथ क्या होगा, अलग अलग होगा। एज क्या होगा, दूसरा अगर टीथ, अगर आपका एज का टीथ अगर थिकनेस आप अधिक ले रहे हैं, एज का वैल्यू अगर लेंथ ऑफ थिकनेस क्या, हाइट ऑफ थिकनेस भी अगर हाइट ऑफ टीथ भी अगर आप अधिक ले रहे हैं तो ले सकते हैं। तो ये क्या हो, दोनों वेरिएबल होगी। जब दोनों वेरिएबल होंगे तो क्या होगा, हम इसको एक कांस्टेंट के एज्यूम करेंगे। तो टी इजकल टू हम एज्यूम करेंगे x इंटू पी सी, एच इजकल टू हम एज्यूम करेंगे k इंटू पी सी। पी सी क्या है आपका, पिच सर्कल है, पिच सर्कल है। ओके, पिच है, पिच जिसको हम बोलते हैं पिच। ओके, यानी दो गियर के दो टीथ, करस्पॉन्डिंग टीथ के बीच का डिस्टेंस होता है, उसका कहलाता है पिच। ओके, टीथ है आपका दो करस्पॉन्डिंग टीथ के बीच का, जो करस्पॉन्डिंग टीथ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ओके, उसके मिडिल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं पिच। तो टी होगा, टी हमने एज्यूम किया x इंटू पी सी, और h हो जाएगा k इंटू पी सी। एक्स और k जहाँ कांस्टेंट है, तो हमने उसको पुट किया सबको, तो पुट किया तो डब्ल्यू टी इजकल टू आया सिग्मा WB/PC इंटू x²/सिग्मा k/c। ओके, सिग्मा k, और x²/सिग्मा k जो होगा वो उसको बोलते हैं y। और y को हम इसी को y हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे एनोदर कांस्टेंट, क्योंकि टोटल कांस्टेंट राशि है तो एनोदर कांस्टेंट y रखेंगे। और जो इक्वेशन बन के निकलेगा वो होगा WT सिग्मा WB/PC/y। ओके, या सिग्मा WP, और PC इजकल टू होता है आपका, PC इजकल टू होता है πm। ओके, पाई इंटू एम जो है आपका मॉड्यूल होता है। ओके, मॉड्यूल ऑफ गियर, तो पाई एम होता है, PC इजकल टू पाई एम होता है इंटू वाई। ओके, तो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। और जो यहाँ पर y आया अनदर कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को बोलते हैं लेविस फॉर्म फैक्टर या टूथ फॉर्म फैक्टर। ओके, ओके, एंड WT टेंजेंशियल लोड एक्टिंग ऑन द टीथ इज कॉल्ड बीम स्ट्रेंथ ऑफ द टीथ। ओके, तो ये है आपका x²/6k, फिर वही x का वैल्यू रखा गया, तो x का वैल्यू यहाँ से जो आप देख सकते हैं x t/x/PC लिखा हुआ है, h/k/PC लिखा है, इसका वैल्यू रखा गया, तो y का वैल्यू आया t²/सिग्मा/h/PC। ओके, यानी फॉर्म फैक्टर आ गया आपका, लुईस फॉर्म फैक्टर या टूथ फॉर्म फैक्टर। ओके, लुईस और टूथ फॉर्म फैक्टर सबके लिए अलग अलग होता है। ओके, अगर आप 14.5 डिग्री प्रेशर एंगल होगा तो ये इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे, टी जहाँ है आपका नंबर ऑफ टीथ है। ओके, अगर 20 डिग्री अगर प्रेशर एंगल का है अगर, ओके, इन्वॉल्व सिस्टम में प्रेशर एंगल 20 डिग्री है, तो यहाँ पर हम ये अप्लाई करेंगे 0.154 माइनस 0.912/t 20 डिग्री के लिए। ओके, वहीं 20 डिग्री सब सिस्टम है आपके पास, तो हम स्टार्ट करेंगे ये।
अब देखिए, शायद आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। ओके, यानी इससे हम डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है बीम में, डिफ्लेक्शन के चलते, ओके, डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसका हम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। यानी जब डिजाइन करेंगे तो डिफ्लेक्शन को भी हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, किसको, टूथ का। ओके ओके, टूथ में जो टीथ में जो डिफ्लेक्शन होगा उसको भी हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। लिविश ने यही निकाला। ओके, अब देखिए डिजाइन प्रोसीडर ऑफ गियर। ओके, हम जानते हैं जो डब्ल्यू टी होगा, जो टेंजेंशियल लोड होगा, लोड इजकल टू हम जानते हैं, फोर्स इजकल टू जानते हैं, सॉरी, फोर्स इजकल टू जानते हैं पी बाई सी होता है, या पावर इजकल टू जानते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। तो पावर इजकल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी हो सकता है, तो फोर्स इजकल टू क्या होगा, पी बाई में भी। तो वही है, डब्ल्यू टी आपका है टेंजेंशियल लोड है, फोर्स है, अब पी बाई वी है आपका क्या, पी है पावर, पी बाई में टेंजेंशियल वेलोसिटी है, जिसको हम बोलते हैं पिच वेलोसिटी, पिच लाइन वेलोसिटी भी आप बोलते हो। तो पी बाई वी, सी एस जो है आपका सर्विस फैक्टर, यानी एक तरह से आपका ये समझिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। ओके, जिसको हम बोलते हैं सर्विस फैक्टर, यहाँ पर सी एस है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ से हम डब्ल्यू टी अगर दिया रहा है, वेलोसिटी दिया रहा है, तो यहाँ पर पावर कितना निकल रहा है, यहाँ से पावर कितना ट्रांसमिट हो रहा है, हम क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। फिर जो है आपका, अब जानते हैं क्वेश्चन पाइडियन बाई में 60 होता है मीटर पर सेकेंड में। ओके, तो यहाँ से हाँ एन क्या है, आरपीएम है, सी एस क्या है, सी सफिक्स एस है, सर्विस फैक्टर है। ओके, सर्विस फैक्टर हर एक लोड के लिए अलग अलग होता है। स्टडी लोड हो अगर, ओके, अगर इंटरमीडिएट 3 आवर पर डे अगर वर्क हो रहा हो तो 0.8 होगा, वहीं 8 से 10 1 होगा। ओके, एंड कंटिन्यूस 24 आवर हो तो 1.25 होगा स्टडी के लिए। उसी तरह लाइट लोड के शॉक के लिए होगा, मीडियम शॉक के लिए होगा, और हेवी शॉक के लिए अलग होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू टी हम कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू टी के लिए हम अप्लाई करेंगे लिविस इक्वेशन। ओके, तो सिग्मा डब्ल्यू बी पी सी वाई, और यहाँ या इसको लिखते हैं सिग्मा डब्ल्यू बी पाई एम इंटू वाई। तो डब्ल्यू टी हमारे यहाँ से आ जाएगा। ओके, वी हमारा यहाँ से आ जाएगा, और वी हमारा पाइडियन हो जाएगा। इसके चलते कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका टोटल स्पर गियर का डिजाइन। ओके, तो इसमें जो लिविस इक्वेशन है वो इम्पोर्टेंट होगा, और यहीं पे जो हमारा यूनिट है, ओके, ये यूनिट अब यहीं पर क्या होता है, इंड होता है। ओके, समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।